Okay, students, so welcome to the session. Uh, from today onwards, what we are going to do is we are going to start this particular chapter called mole concept. So क्लास 10th के बाद जब आप क्लास 11th में आते हैं तो सबसे फर्स्ट चैप्टर, चाहे आपका एस्पिरेशन जेई हो या नीट हो, क्लास 11th में केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मेनली अपने को किसके बारे में डिस्कस करना है, मोल के बारे में डिस्कस करना है। ऑल्दो मोल का आइडिया आपको क्लास 9th के टाइम पे लग रहा होता है, फर्स्ट टाइम जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अपने मोल के बेसिक चीज़ें, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास और मोल का कुछ बेसिक एप्लीकेशन वहाँ पे देखा होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बिल्कुल 11th जेई और नीट लेवल पे। सो स्टूडेंट्स, इसमें मैं क्या करूँगा, पहले आप लोग मेक श्योर करें कि अपने साइड से आपका एक बार आपको क्या करना है, चैप्टर में आने से पहले 9th का कोई भी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, क्लास नोट्स अवेलेबल है, उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मेनली जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, कैल्शियम तक अभी के लिए उतना रेडी करके तब फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो देखते हैं। पहले मैं बहुत ही बेसिक से बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यही वो चैप्टर था जो 9th में अपने को डिस्कस करना होता था, जिसको डिस्कस करते करते कहाँ पहुँच जाते थे, मोल के पास पहुँच जाते थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मेनली करना क्या है, जैसा इससे लग ही रहा है कि मैटर को क्लासीफाई करने की बात कर रहा है। 9th में या फिर इवन क्लास 10th में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी भी मटेरियल को क्लासीफाई करने की कोशिश करते थे कि मैटर मेनली, देखिए पूरे यूनिवर्स में अगर हम लोग देखें तो 3 ही चीज़ें मेनली होती है हमारे पास, या तो आपके पास एनर्जी है या इमोशन है, नहीं तो मैटर है, बस यही चीज़ें हैं। और मैटर और एनर्जी आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। तो मैटर को हम लोगों ने क्या किया है, दुनिया भर के मटेरियल्स हैं पूरे यूनिवर्स में, तो उनको हम लोगों ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। और उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जब क्लासीफाई करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में मैं लेके चल रहा हूँ आपको कि सबसे पहली कैटेगरी जो बनती है वो है कि प्योर और इम्प्योर का, कि कोई भी मटीरियल आप उठाइए, कोई भी मटेरियल यूनिवर्स का अगर आप देखते हैं तो या तो वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। अब प्योर और इम्प्योर, व्हेन आई एम सेइंग, इट इज़ नॉट अबाउट द प्योरिटी और इम्प्योरिटी। प्योर और इम्प्योर का सिंपल सा मीनिंग ये है जो आपने 9th के टाइम पे देखा होगा, बट मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ, वहाँ से आपको शायद ध्यान में आ जाए कि प्योर का सीधा मतलब ये है कि उसका एक, कह सकते हैं कि फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता होगा। और इम्प्योर का मतलब क्या है कि उसका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन अगर इम्प्योर का नहीं है तो क्या इसका मतलब इसके अंदर कभी भी कोई केमिकल या एलिमेंट्स या एटम्स नहीं होंगे क्या? आंसर ये है कि एटम्स तो सारे ही मटेरियल में हैं। अगर मैटर आ गया तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है, वो सब आप लोग जानते हैं। सो द पॉइंट इज डैट कि कंपोजिशन की बात जब ये कह रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि जिसका एक परफेक्ट फॉर्मूला या सिंबल होता हो उसको प्योर बोलेंगे, और सिंबल या फॉर्मूला अगर नहीं होता है तो उसको इम्प्योर बोलेंगे। अभी जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई शुगर के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या शुगर का कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला आप बता पाते कि नहीं बता पाते? ग्लूकोज का कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला आप बता पाते कि नहीं बता पाते हैं? इवन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान में होगा कि कुछ ना कुछ इसका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है, नहीं कुछ ना कुछ इसका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है। तो अगर एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला या फिर इवन आई एम सेइंग कि एक अगर केमिकल सिंबल इसका अवेलेबल है, जैसे ऑक्सीजन के लिए अपन बोलते हैं कि O हो गया, हाइड्रोजन के लिए अपन बोलते हैं कि H हो गया, तो अगर इस तरीके की बात चल रही है तो हम बोलेंगे कि वो कैसा सब्सटेंस है, प्योर है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको लगता है कि नहीं उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, एटम्स उसके अंदर हो सकते हैं, केमिकल्स उसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, इम्प्योर में। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ पार्टिकुलरली कि कोई कॉटन जैसे क्लॉथ है, क्या इसका कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला है? कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैं आपसे अगर बोल दूं कि हमारे पास लेट्स से कि वी हैव, यू कैन से द पेपर, तो क्या पेपर का कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला है क्या? नहीं, पेपर का कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। सो द पॉइंट इज डैट कि अगर वो ओवरऑल, अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एयर के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर अवेयर ना कि एयर में क्या है, बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है,
बहुत सारे इनर्ट गैसेज भी है, बट द पॉइंट इज डैट कि ओवरऑल एयर का कोई फॉर्मूला बना क्या? नहीं बना। पेपर में वी ऑल आर अवेयर कि उसके अंदर कार्बन है, तभी तो पेपर जल पा रहा है। वी ऑल आर अवेयर कि कॉटन में और कुछ हो ना हो कार्बन है, बट द पॉइंट इज डैट कि क्या उसको फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो अगर फॉर्मूला के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो इम्प्योर है, और अगर फॉर्मूला एक फिक्स्ड फॉर्मूला, एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन अगर अपने पास है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा इम्प्योर है। तो प्योर और इम्प्योर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वे में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी टेक्स्ट बुक वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन एज सच ओवरऑल जो मीनिंग है वो यही है कि प्योर का मीनिंग और इम्प्योर का मीनिंग जो मैंने आपको बताया। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। प्योर को फिर क्लासीफाई करते हैं। प्योर को जब भी अपन क्लासीफाई करेंगे तो प्योर के फिर कैटेगरी बनेगी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर वो प्योर हो गया, आपने देख लिया कि हाँ वो प्योर सब्सटेंस है, तो अगर वो प्योर हो गया तो वो या तो वो एलिमेंट बनेगा या कंपाउंड बनेगा। इम्प्योर की बात करें स्टूडेंट्स तो इम्प्योर क्या होता है? इम्प्योर का मतलब है सीधा मिक्सचर, कि इसके अंदर है तो बहुत सारे केमिकल स्पीसीज लेकिन एक फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। और जब किसी सिस्टम में कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है तो व्हाट वी कॉल देम? मिक्सचर। तो इसको अपन ने मिक्सचर बोल दिया। अब देखिए मिक्सचर के फिर दो कैटेगरी बनते हैं जो आप लोगों ने वापस से मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग उस टाइम पे क्या बोला करते थे? ध्यान में लाइए, उसको बोलते थे सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिर से क्लासिफाई कर दिया था सस्पेंशन एंड कोलॉइडल्स में, ठीक है। तो इसको सस्पेंशन और कोलॉइडल्स में अपन ने कैटेगराइज करा था और इसके बारे में डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे क्लास 9 तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योर के बारे में मेनली अभी अपन बात नहीं करेंगे, इम्प्योर की यही इतनी कैटेगरी होती है। इसके बाद फिर आगे बहुत सारी बातें हैं जो आगे चल के चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं अपन, लेकिन अभी के लिए प्योर में एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है। फिर अगर आप चाहे तो फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कंपाउंड्स को हम लोगों ने क्या किया है? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। एसिड, बेसेज और सॉल्ट्स में डिवाइड कर दिया है। या फिर कई बार कंपाउंड्स का एक और कैटेगरी अपन बनाते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये एक कैटेगरी अपन बना के बैठ जाते हैं इसका। अच्छा, एलिमेंट तो एलिमेंट ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। फिर इसके बाद इनके फर्दर क्लासिफिकेशन होते जाएंगे, वो सारी बातें अलग हो गई। अब ओवरऑल इस पूरे क्लासिफिकेशन में हमारा फोकस मोल पे जाने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? इस वाले कैटेगरी पे रहेगा। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में मेनली अपने को जानना है। मैंने क्या बोला? कोई भी मटेरियल अगर आपके पास है, कोई सा भी मटेरियल, कैसा भी मटेरियल, तो या तो वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। अगर इम्प्योर हो गया, मिक्सचर है, तब तो कोई बात ही नहीं करना है। लेकिन अगर प्योर है, उसका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला या फिक्स्ड केमिकल सिंबल अब अगर आपके पास है तो उसको बोलेंगे या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो हमारा सबसे पहले इस चैप्टर में जाने से पहले एलिमेंट कंपाउंड का आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। और साथ में एलिमेंट कंपाउंड के बारे में जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो इसी को सबसे पहले अगले 5 मिनट्स में उसको कोरिलेट करके तब आगे बढ़ता है, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे देखिए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बाकी आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो ये जो नॉर्मल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में लिखने के लिए होनी चाहिए, तो वो अपने को पता होना चाहिए। एलिमेंट्स के लिए बोलता है कि एलिमेंट्स आर सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। और कंपाउंड्स के लिए क्या बोल रहा है कि इट इज़ द स्पीसीज फॉर्म्ड बाई 2 और मोर एटम्स टुगेदर बाई अ केमिकल मीन। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है कि एलिमेंट को आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? केमिकली ब्रेक नहीं कर सकते। केमिकली अगर ब्रेक नहीं कर सकते तो फिजिकली ब्रेक करने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो केमिकली अगर आप नहीं ब्रेक कर पा रहे तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है कि एलिमेंट का मतलब हुआ जैसे कि हमारे पास अगर H2O होता है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। H2O के बारे में आपको पता है कि हम लोग अगर चाहें तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का ये जो ओवरऑल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है। तो जो बेसिक मटेरियल, जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो कौन है? एलिमेंट। तो एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी के कंबाइन होने से अगर कंपाउंड बना है तो उसका टूटने से क्या होगा? वापस से एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो H2O को ब्रेक अगर करेंगे
तो ब्रेक फिजिकली नहीं हो पाएगा, तो केमिकली ब्रेक करना पड़ता है, अपने को इलेक्ट्रोलाइसिस लगाना पड़ता है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस लगाते हैं तो क्या होता है, ये एलिमेंट इसके टूट जाते हैं, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो क्या H2O को एलिमेंट कह सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, H2O एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड हो गया। वही इसके टूटने के बाद जब आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो आप इसको फिर फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, वो उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, अब उससे नीचे वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि ईच एलिमेंट कंटेन्स अ यूनिक एटॉमिक नंबर। आप लोगों ने लिस्ट देखा होगा 9th के टाइम पे कि कई बार आपको टीचर्स बोलते हैं हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक ध्यान में रखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं जो लिस्ट दे रखा है वो क्या है, वो एलिमेंट्स ही हैं, और वो पूरा हमारा 118 एलिमेंट्स का लिस्ट उसके अंदर दे रखा होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ईच एलिमेंट कंटेन्स अ यूनिक एटॉमिक नंबर। तो जैसे हाइड्रोजन 1 पे आ गया, हीलियम 2 पे आ गया, नाइट्रोजन 7 पे आ गया, कैल्शियम 20 पे आ गया, ये सब क्या है, इसके एटॉमिक नंबर है। और मैं भी आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि 1 to 20 तक के लिस्ट आप थोड़ा सा अपडेट कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। Only 118 chemical elements are known in the universe. They can form different types of chemical bonding depending upon their stability and electronic configuration. अब ये सब सारी चीज़ें जो है ये फर्दर डिस्कशन की बात है। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन, जिंक, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आप देख रहे हो हमेशा सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है, उसके साथ और कोई नहीं है ना। यहीं पे अगर मान लो बोल देता जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड बोला तो हमें समझ में आ गया कि वहाँ जिंक भी है और ऑक्सीजन भी है, दो एलिमेंट आ गए। जैसे ही 2 एलिमेंट आ गए तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अच्छा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, अब मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा दिया तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो थोड़ा बेसिक बात अपन ने स्टार्टिंग में देखा है, ये आप एक बार रीड कर लेंगे और आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो चीज़ें आप रिलेट नहीं कर पा रहे, जैसे देखिए कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एटम्स ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स। 2 or more एटम्स ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स, ये कहना चाह रहा है कि कंपाउंड का जो कंपोजिशन होने वाला है वो बहुत सारे सिमिलर एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है और बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है। मतलब अल्टीमेट बात ये है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा आपको एलिमेंट्स दिखने चाहिए। ठीक है ना, ओके। इसके बाद ये जो कंपाउंड्स का कंपोजिशन है वो या तो कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है, या मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड है। ये हम लोग अपन आने वाले फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल समझिए। यहाँ हमने बोला था ऑक्सीजन, जिंक, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो नाउ यू कैन रिलेट कि अगर वो पूरे फॉर्मूला में एक से ज़्यादा कंपोनेंट दिखने लग जाए तो वो क्या है, अपना कंपाउंड है। तो आप इसको एक बार रीड कर लोगे। अब मैं सीधा क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके और कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं तो अपने को लगता है कि यार एलिमेंट एटम है और कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो क्या डिफरेंसेज हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ रखे होते हैं, लेकिन एक बार रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रीड कर लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको ओवरऑल पिक्चर समझा देता हूँ कि एलिमेंट, कंपाउंड और एटम मॉलिक्यूल का क्या मामला है। देखो यार, डेफिनेशन तो ये कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड। बट हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं। सीधी सी बात है, इतना पढ़ने के बाद अपने को ये आइडिया लगना चाहिए कि मेरे सामने अगर आ गया तो मैं बता सकूं कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है, एटम है या मॉलिक्यूल है। तो देखो यार, मान लेते हैं अगर आपको उसने दिया H, उसने दे दिया H2, उसने दे दिया H2O। ये 3 एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ और आप जरा देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल या एक ही टाइप का मटेरियल या एक ही टाइप का सब्सटेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि भाई हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ और कोई नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं है, ये सिंगल है और प्योर की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसका सिंबल है। तो सिंबल है और ये सिंगल है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ओनली वन टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज देयर, तो दैट इज व्हाई इट इज एलिमेंट। ये किसी के साथ कंपोजिशन में नहीं है तो एलिमेंट है। H2 एक से ज़्यादा है लेकिन कंपोजिशन होने के बाद भी टाइप वही है हाइड्रोजन वाला, तो इसको भी क्या बोलेंगे कि ये एलिमेंट ही है अभी भी। अच्छा, लेकिन जैसे ही अपन H2O पे आए तो हमें क्या दिखा कि हाइड्रोजन के साथ साथ एक दूसरे टाइप का मटेरियल ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो गया है और दोनों के अपने सिंबल्स हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं। तो व्हेन एलिमेंट्स गेट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड केमिकल रेशियो, दैट इज द कंपाउंड। तो कंपाउंड ये बन चुका है, तो अपन बोलेंगे ये कंपाउंड है। और मुझे नहीं लगता है कि एलिमेंट और कंपाउंड में आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब ये समझना है अपने को कि भाई ये एटम है कि मॉलिक्यूल है।
इसके बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, forget about the theoretical aspect, let me say this to you one thing very clearly कि atoms and molecules ये जो है ये क्या करता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड के क्वांटिटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। अब ये लाइन का मीनिंग क्या है, क्वांटिटिव एस्पेक्ट का मतलब सीधे तौर पे बोला जाए तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में हमें ये आइडिया नहीं लग रहा होता कि उसका अमाउंट कितना है। आपने जब बोला कि ये कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, वाटर, तो आपने कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि 5 कंपाउंड्स ऑफ वाटर या 500 कंपाउंड्स ऑफ वाटर, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी कैटेगरी ये है कि ये कंपाउंड है। लेकिन जब आप काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग में किसका यूज करना पड़ेगा, एटम या मॉलिक्यूल का। आप समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5 लगा दूँ इसके पहले नंबर, तो इस जगह पे मैं अगर बोलूँगा कि 5 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बात गलत लगेगा और बहुत ही ऑड लगेगा और सुनने में भी ऑटोमेटिकली ख़राब लग रहा है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन जैसा अपन नहीं जानते हैं। बट इसको अगर मैंने बोला कि 5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बात को समझ गए कि अच्छा हाइड्रोजन तो है, और हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में है, और उसकी काउंटिंग कितनी है, 5, इसीलिए अपन ने क्या किया, 5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लगा दिया, 5 हाइड्रोजन। अब जैसे देखो यहाँ पे 5s2 लगाया, तो ये ऊपर वाला भी 5 हाइड्रोजन है, नीचे वाला भी 5 हाइड्रोजन है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को, जबकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को। तो मेरा सीधा मानना ये रहता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेके कि एलिमेंट एंड कंपाउंड की क्वांटिटी और काउंटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बाकी डेफिनेशन वगैरह वो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो यही है। अब यहाँ देखो, यहाँ 5s2 आया, तो 5s2 आया तो इसको फिर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब थोड़ा देर के लिए हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि भाई अपन एटम कहाँ यूज करेंगे और मॉलिक्यूल कहाँ यूज करेंगे। अगर देखा जाए तो एलिमेंट के साथ भी मॉलिक्यूल आ गया और कंपाउंड के साथ भी मॉलिक्यूल आ गया, तो ये थोड़ा अपने को कन्फ्यूज करता है। कुछ भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। एलिमेंट कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको अलग रखो। अब एटम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। एटम और मॉलिक्यूल में अपने को सीधा ये देखना है कि वो सिंगल है या कंबाइंड है। सीधी बात, सिंगल हाइड्रोजन है एटम बोल देना है, कंबाइंड है मॉलिक्यूल बोल देना है। ये सिंगल हो ही नहीं सकता। जब कंपाउंड है तो आप सिंगल हो ही नहीं सकते हो। तो कंपाउंड अगर आप हो तो आप कंबाइंड होगे, और कंबाइंड होगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, मॉलिक्यूल यूज करेंगे। बस सीधा एस्पेक्ट यही है। सो द पॉइंट इज डैट कि अगर वो इंडिविजुअल है, सिंगल है, तो एटम यूज कीजिए। अदरवाइज अगर कंबाइंड है तो क्या यूज करना है, मॉलिक्यूल यूज करना है। तो इससे क्या आइडिया लगा हमें, इससे हमें ये आइडिया लग गया कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलिमेंट एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एलिमेंट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल होगा। ये कंपाउंड है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल होगा। तो एटम और मॉलिक्यूल आपको दोनों में ही दिख जाएंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए पहले लाइन में इसने क्या बोला कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट है तभी वो एटम है। अगर वो कंपाउंड हो गया तब वो एटम रह ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या बोला कि अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के लिए ही, ये देखिए एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के लिए ही अपन मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें एक बार आप बुक में भी 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको ये एस्पेक्ट और क्लियर हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट कि आप अब आइडेंटिफाई करने में कोई गलती ना करें कि भाई एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं। ये क्लियर रहेगा मामला। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जब आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा, तो आगे बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। अब देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारा कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया और यहाँ से एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब भी आप एलिमेंट्स को देखते हैं तो आपने देखा होगा मेनली कि 2 टाइप के नंबर दे रखे होते हैं एलिमेंट्स के साथ। किसी ने अगर डिटेल में उसको डिस्कस किया होता तो अच्छी बात है, नहीं भी डिटेल में डिस्कस किया है तो 2 नंबर उसके थोड़े से हाईलाइटेड होते हैं और जूनियर क्लासेज में भी हमें इसके बारे में बताया जाता है। कोई भी एलिमेंट अगर x अपने पास है तो एक नंबर यहाँ नीचे दे रखा होता है m, और एक नंबर जस्ट ऊपर या फिर इधर साइड में ऊपर दे रखा होता है n।
या फिर इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये x ले लिया, नीचे में ले लो n और ऊपर में ले लो m। अब ये जो n है स्टूडेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ऊपर वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक मास। और ये एक टॉपिक है एटॉमिक मास जो अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप चेक करना, या आपको आइडिया ही होगा कि कार्बन है और ये 6 और 12 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और जो मास नंबर है वो कितना है? वो 12 है। अब आप बोलेंगे कि ये, अब जैसे एक और एग्जांपल पहले कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम है, यहाँ 13 है, ऊपर में 27 है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हुआ वो कितना हो गया? एटॉमिक नंबर 13 हो गया, और साथ में इसका मास नंबर जो हुआ वो कितना हो गया? 27 हो गया, ठीक है। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है किसके लिए एप्लीकेबल है? एलिमेंट्स के लिए। कंपाउंड्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अपन नहीं लगाते हैं। हाँ, आगे चल के जब ईपीएन की काउंटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो तोड़ेंगे ऐसे ही। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि वाटर के लिए एटॉमिक नंबर बताओ, तो बोलेंगे यार ये तो आपने गलत सवाल पूछ दिया। हाँ, वाटर के लिए अगर आप मास नंबर पूछोगे तो फिर वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑलवेज असाइंड विद दीज टू नंबर्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और ये एटॉमिक नंबर तो अपने को ध्यान में ही रखना पड़ता है। मास नंबर में क्या करना है? मास नंबर में जनरली आपको रटने की जरूरत नहीं है, या तो वो डबल हो जाएगा, नहीं तो डबल प्लस 1 हो जाएगा। 10 के बाद जैसे ही बढ़ेंगे, तो 10 के बाद बढ़ने के बाद क्या करना है? जहाँ जहाँ ऑड नंबर आएगा वहाँ सीधा डबल प्लस 1 कर देंगे। सीधी बात यही है। जैसे मान लेते हैं कि इसके बाद अगर हमसे सल्फर के लिए पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 16 एंड 32, ठीक है। बट यहीं पे अगर हमसे मैग्नीशियम के लिए पूछा होता तो क्या करते हैं? 12 एंड 24। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं बीच बीच में, वो देख लेना, वो आप 1-2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आइडिया लग जाएगा। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो अगर आपको नोट वोट करना है तो उसको नोट करो यार। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ? इसके एप्लीकेशन को समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन को थोड़ा समझाता हूँ कि मेनली इसका एप्लीकेशन क्या है। एटॉमिक नंबर मास नंबर आइडिया लग गया, अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये नीचे में जो नंबर आता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और ऊपर में जो नंबर आपने लिखा है मास नंबर, ऊपर में जो नंबर लिखा है मास नंबर, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं कि अगर आप 9th का कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं कर पा रहे तो थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम में कि हम लोग एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है और वेरियस सेल्स इस तरीके से होते हैं, और इन वेरियस सेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड होते हैं, ऐसा देखा होगा आप। तो सेल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड है। इलेक्ट्रॉन की बात ही अभी नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो ये जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, जिसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करा है, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करने का मीनिंग यही है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर है कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे कि एटम का जो पूरा मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? एटम का पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। मतलब मेरा ये कहना है कि एटम में जो भी उसका वेट आ रहा है या जो भी उसका मास आ रहा है, उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस को क्रेडिट क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको हेवी करने वाले 2 पार्टिकल्स अंदर बैठे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें पता है एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का लोकेशन कहाँ पे? न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस ही एटम के मास को दिखाता है, क्योंकि एटम का ओवरऑल मास पूरा का पूरा सेंटर पे होता है। इसीलिए हम लोगों ने मास नंबर को क्या बोल दिया? P+n। और इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इनसे कम है, प्रोटॉन से भी कम है, न्यूट्रॉन से भी कम है। और दूसरी बात, एटम आपका रिवॉल्व कर रहा है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, और जब कोई चार्ज पार्टिकल, इतना स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड से मूव करने लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने मटीरियल कैरेक्टर को लूज कर देता है, यानी कि हम उसके मास को कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी कंपैरिजन करना होगा तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो इलेक्ट्रॉन के मास को अपन इग्नोर करके चलेंगे। इसीलिए
एटम में हमने क्या किया पार्टिकुलरली, किसी भी एलिमेंट में जो नीचे वाला नंबर है उसको एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बोल दिया, और मास नंबर को क्या बोला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखा जाए तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में तो आइडिया लग गया, अब तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं वो कैसे हैं, वो न्यूट्रल हैं। जब आपने लिखा कि हमारे पास कार्बन है या फिर एल्यूमिनियम है, तो जब आप लिखते हैं Al एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम के एटम को रिप्रेजेंट करता है और एटम हमेशा न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाए किसी कारण से, जैसे मान लेते हैं लिख दिया आपने Al+3, तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा और अब ये कैसा हो गया, ये चार्ज्ड पार्टिकल हो गया। O-2 कैसा हो गया, ये चार्ज्ड पार्टिकल हो गया। और जब एटम चार्ज्ड हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आयन। जब एटम चार्ज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आयन। तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज हो तो आप कहे जाओगे कटायन, और अगर आप नेगेटिवली चार्ज हो तो आप कहे जाओगे एनायन, है ना। तो ये कटायन है और ये एनायन है। जब तक चार्ज आपको नहीं दिखे किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो क्या करना है, उसको न्यूट्रल मान के चलना है। जब तक चार्ज नहीं दिखे ऐसा, तब तक उसको क्या मान के चलना है, न्यूट्रल मान के चलना है। या उसने लिख भी दिया एल्यूमिनियम पूरा लिख के दिया, या कार्बन लिख के दिया, तो अपने को चार्ज नहीं लेके चलना है। लेकिन जब उसने आयन वर्ड लगा दिया, जैसे वो बोलेगा कि फॉस्फोरस आयन, तो हम समझ जाएंगे उसमें चार्ज अपने को लेके चलने की जरूरत है। तो खैर अभी फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि वी ऑल ऑलवेज टॉक अबाउट द न्यूट्रल एटम्स और न्यूट्रल एलिमेंट्स। तो न्यूट्रल एटम्स और न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए रूल नंबर 3 यहाँ लिख लेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है तो एग्जैक्टली इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये अपने को पता होना चाहिए। और ये कौन से केस में वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब वो स्पीसीज कैसा हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, ओके। तो इतना आइडिया आपको लगना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपन करते हैं। लेट्स से कि अपने से बोला कि हमारे पास कैल्शियम है और कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, मास इसका जस्ट डबल हो जाएगा 40। तो बताइए EPN कितना है। तो नीचे वाला नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये न्यूट्रल है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो n होता है, इसको क्या बोल देंगे, 20। आप सोचो, ऊपर में आपने लिखा हुआ है कि ये P+N को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे में लिखा हुआ है कि ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P+N - P करेंगे तो N निकल जाएगा ना। तो हमेशा न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएगा। और प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सीधा बात, जैसे ही आपने एटॉमिक नंबर देखा उसको बोल दीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो। और न्यूट्रॉन के लिए ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो एग्जांपल्स इनको कैलकुलेट करते हैं और फिर अभी का सेशन क्लोज करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए, 6। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6। और न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो गया। एल्यूमिनियम में अगर आपको बोलता कैलकुलेट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, 13। प्रोटॉन कितना हो जाता अपने पास, 13। और न्यूट्रॉन कितना हो जाता, 14। ठीक है, ओके। तो इतनी बातों को आप सेट करिए, फिर अभी थोड़ी देर में इसको कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, थैंक यू।